हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का लेक्चर 13, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स रूल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किरचॉफ का नियम या किरचॉफ्स रूल जान लेते हैं, अर्थात किरचॉफ का नियम क्या होता है। ओके, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? तो किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए है। क्या है? एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए। तो यहाँ पर आने वाली धाराओं का मान क्या है? मान लीजिए आई है। तो यहाँ से जाने वाली धारा होगी, जैसे कि क्या हो गया, ये हो गया, जैसे कि ये हो गया I1 हो गया, ये दूसरा I2 हो गया और तीसरा हो गया I3। अर्थात आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो जाने वाली धाराओं की जो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। अर्थात I किसकी इक्वल होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। तो आई होप आप लोगों को किरचॉफ का नियम समझ आया होगा कि किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ओके, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाली धाराएं आई है तथा जाने वाली धाराएं क्या है? I1 I2 एवं I3। तो इनके जो योग होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, चित्र के अनुसार बिंदु ए पर आई धारा आती है तथा बिंदु ए से आई धारा तीन भागों I1 I2 व I3 में बढ़ जाते हैं। जैसे कि इसमें डायग्राम दिया गया है, जैसे कि हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट क्या है? ए है। तो यहाँ पर आने वाली धारा क्या है? आई है। तो यहाँ पर आने वाली धारा क्या है? आई है। तो फिर बिंदु ए पर आकर क्या है? ये तीन भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से? पहला I1, दूसरा I2 एवं तीसरा है I3। अर्थात बिंदु ए पर I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। ओके, अर्थात आने वाली जो धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो किसके? जाने वाली धाराओं के इक्वल होगा। इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर जो I1 प्लस है, यहाँ पर I2 प्लस है, यहाँ पर I3 प्लस है, इसको क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर आ गया तो क्या होगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल 0। अर्थात इसका जो क्या होगा? जो बीजगणितीय योग होगा यह होगा 0 होगा। कैसे? तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो I का वैल्यू है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 15 ले रहा हूँ। कितना? 15 ले रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग मानते हैं कि जो I का वैल्यू कितना है? 15 है। तो 15 है। चलो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ये किसका वैल्यू है? I का वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर I1 और I2 और I3 का जो वैल्यू होगा कितना होगा? टोटल कितना होगा? 15 होगा। अर्थात इसका ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, I1 का 5 I2 का 5 ले लेते हैं और I3 का भी 5, क्योंकि ये तीन भागों में क्या आ जाता है? बढ़ जाते हैं। तो 5 प्लस 5 प्लस 5। तो 15 में क्या करते हैं? यहाँ पर जिस प्रकार से I1 I2 I3 को पक्षांतर किया गया है तो ठीक इसी प्रकार क्या है? यहाँ 5 5 5 को क्या करते हैं? यहाँ पर 15 की पास लाते हैं तो क्या हो जाता है? इस ओर लाते हैं तो माइनस में आ जाता है। तो 15 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 इक्वल, तो इनको सभी के 5 10 15 था, प्लस 15 में माइनस 15 करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। अर्थात आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि हम लोगों ने किस प्रकार से किरचॉफ के नियम को समझा कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर या इक्वल होता है। ओके, बिंदु बी पर धारा I1 I2 व I3 पुनः मिलते हैं। जैसे कि हम लोग बिंदु बी पर देख सकते हैं ये जो I1 I2 एवं I3 धारा थे, I1 I2 एवं I3, वह बिंदु बी पर पुनः मिलता है। वह धारा का मान फिर से वही हो जाता है जो बटने के पूर्व था। ओके, तो जो बटने के पूर्व था कौन सा धारा था? वह है I था। ओके, तो फिर उसके पश्चात वो धारा क्या मिल जाता है? हमको I मिल जाता है। मान लीजिए उसका जो बहने वाली धारा क्या है? 15 एम्पियर का है। तो यहाँ पर हमको क्या है? पाँच भागों में क्या होगा था? विभाजित होगा था। अर्थात I1 के लिए 5, I2 के लिए 5 एवं I3 के लिए 5, ये तीन भागों में विभाजित हो गया था।
लेकिन बिंदु P पर ये तीनों धारा फिर से मिलती है, इस वजह से इसका जो वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है 15 एम्पियर। ओके, तो बिंदु B पर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल I। ओके, तो इन तीनों का जो मान होगा वो किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अर्थात इन तीनों को काउंट करेंगे तो 15 माइनस I का वैल्यू ले लेते हैं 15, तो दोनों क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल होगा, इस वजह से हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, ये समीकरण किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। ओके, तो ये समीकरण कौन सा है, जैसे कि I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 एवं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल I। ओके, जैसे कि यहाँ पर सेकंड समीकरण भी, जैसे कि I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल 0, उसी प्रकार I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I इक्वल 0। ये क्या है, ये समीकरण किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। ओके, अतः किरचॉफ के अनुसार किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या होता है, तो किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ओके, तो किसी बिंदु पर आने वाली क्या होता है, धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। परिपथ की किसी बिंदु पर धारा का संग्रहण नहीं होता बल्कि यह सतत प्रवाहित होता रहता है। ओके, तो किसी भी परिपथ में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट ए हो, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट ए हो गया, यहाँ पर पॉइंट बी हो गया, तो किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, जो धारा का जो संग्रहण अर्थात जो धारा होता है वह स्टोर नहीं होता, बल्कि यह सतत अर्थात यह सतत प्रवाहित होता रहता है। यह नियम आवेश संरक्षण नियम के अनुकूल है। ओके, तो यह नियम क्या है, आवेश संरक्षण के नियम की क्या है, अनुकूल है। ओके, तो आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, तो जिस प्रकार से हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम में क्या होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम के जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जा सकता है। उसको क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक इसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम में भी होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। तो यह क्या है, नियम आवेश संरक्षण नियम के अनुकूल है। इस प्रथम नियम को संधि नियम या धारा नियम भी कहता है। ओके, तो इसमें याद रखिएगा कि जो किरचॉफ के नियम होता है, जो किरचॉफ के जो प्रथम नियम है, इसको संधि नियम या धारा नियम कहते हैं। तो यदि एग्जाम में बाय द वे संधि का नियम किसे कहते हैं या फिर धारा का नियम किसे कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ये किरचॉफ के नियम को ही बारे में ही पूछ रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ओके, सोचिए, त्योहारों में सजावट के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित एलईडी बल्बों की लड़ी का उपयोग किया जाता है। यदि एक भी बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है। ऐसा क्यों? यदि हमारे घरों के उपकरण भी श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो क्या होता? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को किरचॉफ का नियम, किरचॉफ रूल के बारे में समझ आया होगा कि किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।